जय भीम जय मूल निवासी। मैं ललित कुमार। आज हमें सुप्रीम कोर्ट में जो एक मुद्दा आज जो चल रहा है देश भर के लोगों के लिए कि यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है और ये आरक्षण है आर्थिक आधार पर। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि देश में समय समय पर ये उठता रहा है। कोई कहता है कि ये जाति के आधार पे है, कोई कहता है कि ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के आज यहाँ एक बड़ा निर्णय जो सरकार ने लिया है कि यहाँ पर 10% जनरल कास्ट के जो लोगों को है उनमें जो आर्थिक जो बैकवर्ड हैं, जो आर्थिक आधार पे कमज़ोर लोग हैं, उनको वो आरक्षण 10% दिया गया है। तो इस पर हम आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर के.एस. चौहान जी के साथ में चर्चा करेंगे कि आखिर ये निर्णय कैसा है, इस पर उनका क्या कहना है। सर, हाल ही में अभी जो है एक नए मुद्दे पर बहस चल रही है, हालांकि उस पर कुछ निर्णय भी हो चुके हैं और जो अभी सवर्णों के लिए आरक्षण की बात है, 10% आरक्षण उनको दिया जा रहा है या दे दिया गया है, जो कि लोकसभा से और राज्यसभा से भी ये हो गया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा इशू है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे संविधान में ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि उसमें केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है हमारे यहाँ उसके लिए कोई उसको जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है उसको एनालाइज करने का हमारे संविधान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसको हमें देखना पड़ेगा। हमारे देश में जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पे था और उस जातिवाद की वजह से जो कुछ जातियां जैसे शेड्यूल कास्ट में जो आती हैं, कुछ जो शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, कुछ जो बैकवर्ड क्लासेज में आती हैं, ये ऐसी जातियां हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया और शेड्यूल कास्ट में पर्टिकुलरली ऐसी जातियां जो अनटचेबिलिटी भी फेस की। हालांकि हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया, लेकिन आज भी हकीकत में अनटचेबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पे समाज में दिखाई पड़ती है और वो मानसिकता में उस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो एक अनटचेबिलिटी का जो अस्पृश्यता का जो माहौल है, जो उनकी विचारधारा है, उसमें वो दिखाई पड़ता है। तो इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण का करना मैं समझता हूँ कि संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके तहत ठीक नहीं है। हमारे संविधान में सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है। वो क्यों क्राइटेरिया है? क्योंकि अब जैसे मान लिया जाए कि स्वर्ण जाति के लिए आप जो बात कर रहे हैं वो कोई 12% है। मंडल कमीशन का जो जजमेंट है उसमें 1931 सेंसस के हिसाब से कोर्ट ने एग्जामिन किया है, उसमें 17.58% अपर कास्ट माना है। उसमें उस अपर कास्ट में तकरीबन 5% 5.5% लोग ऐसे हैं जो अब अपने आप को बैकवर्ड क्लास मानने लगे हैं। तो इसका मतलब 12% लोग अपर कास्ट हैं आज की डेट में। अगर हम उसको एनालाइज करें तो 12% लोगों के लिए 10% रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान करना, ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि जो रिजर्वेशन है ये कोई गरीबी हटाने का या पावर्टी एलिवेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो प्रशासन है, शासन है, उसमें भागीदारी का इसमें एक सिस्टम हमारे संविधान में डेवलप किया गया और उस संविधान से पहले हमारे यहाँ पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद, और उस पूना पैक्ट में 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ तो उसमें उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का एक सिस्टम सिक्योर किया था, जिससे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और जो जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो चुने जाएंगे उसमें भी उनका भागीदारी होगी। ऐसा सिस्टम उन्होंने ब्रिटिशर से लिया और अपने संघर्ष के द्वारा उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी भूख हड़ताल किया, उन्होंने आमरण अनशन किया और उसके बाद वो एक समझौते के तहत पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद ये जो प्रेजेंट रिजर्वेशन सिस्टम है इसकी नींव रखी गई,
जिससे एजुकेशन में, सर्विसेज में और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी दी गई। और उस गारंटी की वजह से ही शायद जो उस जमाने में डिप्रेस्ड क्लासेज हम कहते थे, वो डिप्रेस्ड क्लासेज ने सेपरेट स्टेट की मांग नहीं की। वो सेपरेट स्टेट की मांग डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए नहीं की कि उनके जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन वो समझते थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इस तरह की भागीदारी होने से हो गया। लेकिन अब हकीकत में हम देखते हैं कि किसी भी अच्छी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो हायर पोजीशंस हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, आपका लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, या आप देखेंगे आपके सीनियर एडवोकेट्स कोर्ट्स में होते हैं, क्योंकि आजकल सारा काम जो है वो कोर्ट्स कर रही हैं। तो कोर्ट्स में डिसीजन मेकिंग में एक सीनियर एडवोकेट का कंसेप्ट है, उन लोगों की ज़्यादा भूमिका रहती है। तो उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ऐसी दशा में उनके जो राइट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनके बारे में कोई प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं हो सकता। इसलिए जो बैकवर्ड क्लासेज या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के राइट्स जो है, वो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और ये रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश के बाद दुनिया के जितने डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन प्रमोशन को बहुत बड़े पैमाने पे चैलेंज किया जाता है। जब नागराज का जो केस हुआ, 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट, तो नागराज का केस की जब बहस हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये नई चीज़ है। और हमारे यहाँ हालांकि मंडल कमीशन लागू होने से पहले रिजर्वेशन प्रमोशन मिलता था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी मिलता था, बैकवर्ड क्लासेज को भी मिलता था। और वो बैकवर्ड क्लासेज का रिप्रेजेंटेशन कोई 5%, 3% इस तरह कम होता था, लेकिन उनके लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन था। लेकिन मंडल कमीशन के जजमेंट के बाद, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जजमेंट है, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन प्रमोशन बंद हो गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी बंद हो गया था, लेकिन उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको चालू किया गया। हालांकि उसमें जजमेंट में 5 साल के लिए उस रिजर्वेशन को लागू रहने के लिए एक प्रावधान था पैरा 829 में, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे जजमेंट्स हुए। उस जजमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन प्रमोशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी डिस्टर्ब हुआ। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाने का प्रोग्राम नहीं है। ये जो तबके, जो समाज के भाग हैं, कास्ट है, ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनका अगर पब्लिक सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन देने का एक सिस्टम है। अगर आप देखेंगे जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो इन्होंने क्लास बनाया, और जैसा चर्चा में है, इसको उस एंगल से हम एनालाइज करें तो 8.5 लाख रुपए एक आदमी की इनकम है एक साल में। 8.5 का मतलब वो तकरीबन 70-72 हज़ार रुपया उसकी मंथली इनकम होगी। तो वो किसी भी हालत में वीकर सेक्शन में नहीं आएगा। 70-72 हज़ार रुपया जो महीने का कमाता है, वो आदमी, उसको आप किसी भी हालत में इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कह सकते। और ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से है। और ये इसलिए नहीं है कि वो केवल बैकवर्ड है, क्योंकि उनका पब्लिक सर्विसेज में कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन है। अगर पब्लिक सर्विसेज में किसी कास्ट की, किसी भी सेक्शन की भागीदारी नहीं है तो रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो जैसा मैंने बताया कि कोई 12% है, हम 12% को भी जो मंडल के जजमेंट में पैरा 33 में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम पूरा एनालाइज करें तो 17.58% कर रहा है मीडिया में कि हम तो अपने आप को अपर कास्ट मानते थे, लेकिन जब उन्होंने उसको प्यूरिफिकेशन किया तो उसके बाद हमें पता लगा हम बैकवर्ड क्लासेज हैं। तो आप देखिए कि जो आदमी मुख्यमंत्री रहा, अगर उस आदमी को भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डिप्राइवेशन फेस करना पड़ता है, तो हमारे देश में जो मेन कारण है डिस्क्रिमिनेशन का, वो आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक है।
अगर सामाजिक इक्वलिटी आ जाती है, समाज में एक तरह का व्यवहार शुरू हो जाता है, तब शायद आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया को डेवलप कर सकते थे। लेकिन अभी मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी कोई स्टेज नहीं है जिसमें आप इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण दे सकें। अब ये तो एक सोशोलॉजिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। इसको अगर लीगल परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 46 को उन्होंने रिलाई किया है। 46 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 46 में क्या कहा है कि ये जो स्पेशल केयर विद एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन का किस लिए, सेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। तो इकोनॉमिक इनजस्टिस तो 46 में भी नहीं है। इकोनॉमिक इनजस्टिस को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं इसको, लेकिन 46 जिस आर्टिकल को उन्होंने रिलाई किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कोई मापदंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको हम दूसरे पहलू में भी देखें तो एक आदमी जो 70,000 रुपये कमाएगा या 65,000 रुपये कमाएगा, वो आदमी किसी भी हालत में इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड नहीं कहा जा सकता। अगर उस आदमी की इनकम 70,000 है तो उसको किसी भी फार्मूले में बैकवर्ड नहीं कहा जा सकता इकोनॉमिक बेसिस पे। अब इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो हमारे देश में रिजर्वेशन के कंसेप्ट के ऊपर इंदिरा साहनी का जजमेंट हुआ। इंदिरा साहनी के जजमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके तहत ये जो अमेंडमेंट है ये इसको वैलिड नहीं कहा जा सकता। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करेगा और सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा। क्यों करेगा कि एक तो 50% की सीलिंग इन्होंने वायलेट कर दी, जो कि अब मंडल के जजमेंट तक तो वो केवल कोर्ट का निर्णय था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट 2000 के बाद जो वाजपेयी सरकार ने पहला अमेंडमेंट किया था बैकलॉग वैकेंसीज के लिए, उसके साथ अब संविधान में भी 50% सीलिंग का कंसेप्ट लिख दिया गया है। तो 50% सीलिंग को आज आप वायलेट नहीं कर सकते, और 50% सीलिंग को अगर आप वायलेट नहीं कर सकते तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं हो सकता। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या इकोनॉमिक आधार पे केवल आप सोशली बैकवर्ड कह सकते हैं। अब सोशल बैकवर्डनेस का कंसेप्ट क्या है, अगर मान लो एक शेड्यूल कास्ट, एक बैकवर्ड क्लास, एक शेड्यूल ट्राइब जा रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, और एक अपर कास्ट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जिसको ये मान रहे वो जा रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। क्या उन दोनों के साथ एक तरह का व्यवहार होगा? क्योंकि जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आदमी या बैकवर्ड क्लास का आदमी जब इंटरेक्ट करेगा तो उसके साथ उसके खिलाफ घृणा का जो व्यवहार किया जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण 7 लाख रुपए कमा रहा है, वो उस फार्मूले में भी गरीब नहीं है, 8.5 लाख तक जाने के नहीं, 7 लाख ही मान लो कमा रहा है। लेकिन ब्राह्मण अभी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसके ऊपर, एक चीफ जस्टिस की वाइफ की डेथ हुई, हम उसमें गए तो एक जो पुजारी जिसको बैठाया था कंडोलेंस मीटिंग में, वो एक ऊंचा पेडेस्टल बना के उस पर उसको बैठाया था, और क्योंकि हमने संस्कृत पढ़ी है वो बहुत सारे श्लोक भी गलत पढ़ रहा था, तो मैंने अपने साथियों से भी कहा यार ये तो श्लोक भी गलत पढ़ रहा है। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब बड़े वकील और कितने पब्लिक फंक्शनरीज वहाँ होंगे, लेकिन फिर भी उसका पेडेस्टल, उसका जो बैठने का जो वो था, अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो सोशल दृष्टिकोण से उसका स्टेटस हायर है, इसलिए उसको उस तरह की जगह दी गई। और उसकी प्रॉपर नॉलेज ना होने के बावजूद उसने वो वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए, जो भी रिचुअल्स होते थे। तो इससे ये लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश में आर्थिक आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आर्थिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आर्थिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने का भी सोचा जा सकता है, लेकिन किसी भी एस्पेक्ट पे हमारे देश में आर्थिक जो डिस्क्रिमिनेशन का
कोई कंसेप्ट हमें नहीं दिखाई पड़ता। और इसको अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो जैसे मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन के जजमेंट में ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप जो भी रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, और उस प्रावधान को करने के लिए आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में मतलब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस कंसेप्ट के तहत ही आप रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अब इसको और बड़ी अगर पैरामीटर पे हम देखें तो जो भी भारत के संविधान में अमेंडमेंट होते हैं उन अमेंडमेंट्स को बेसिक फीचर थ्योरी, जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक जजमेंट है 1973 का, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने डिसाइड किया था, और सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने ये माना कि संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को, इसकी बेसिक फीचर्स को नहीं बदला जा सकता। जब हमारा संविधान सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रहा है, तो केवल इकोनॉमिक आधार पे अगर कोई आरक्षण दिया जाएगा तो मैं समझता हूं ये बेसिक फीचर्स का वायलेशन है। इसलिए उस जजमेंट, केशवानंद भारती के जजमेंट के तहत भी बेसिक फीचर्स के वायलेशन की वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसको एक और पहलू से हम देखें। अब केशवानंद भारती का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने बहुत सारे बेसिक फीचर्स को स्पेल आउट किया, जिस बेसिक फीचर्स के हिसाब से भी ये इकोनॉमिक आधार पे कोई इस तरह का आरक्षण या कोई क्लासिफिकेशन करना संभव नहीं है। तो जो 13 जजेज का जजमेंट है, अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं ऐसा समझता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को टेस्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस वैलिडिटी को अपहोल्ड अगर मान लो करता है, तो केशवानंद भारती का जजमेंट जो है उसको भी रिविजिट करना पड़ेगा। अगर उसको रिविजिट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो बेसिक फीचर्स के वायलेशन का कंसेप्ट जो है उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, और वो नजरअंदाज अगर करेंगे तो ऐसा मुझे लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये जो पूरा प्रोसेस अगर हम इसका देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केवल पॉलिटिकल गिमिक की तरह से इन्होंने इस अमेंडमेंट को पास किया, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की गई। अगर इकोनॉमिक कोई डिप्राइवेशन किसी का है तो उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। जैसे जो 4 अमेंडमेंट हुए रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में, उसके बाद नागराज का जजमेंट हुआ। नागराज का जजमेंट जो है, हालांकि मंडल कमीशन का जजमेंट कहता है कि 16(4), 16(1) की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो डिसेंटिंग जजेस थे मंडल में उन्होंने कहा था कि कंपेलिंग रीजन होंगे तब आप रिजर्वेशन लगा सकते हो, कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तब आप लगा सकते हो। नागराज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया और उसके बाद उन्होंने 4 क्राइटेरिया उसके ऊपर लगाए, जिसके तहत एडेक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सोशल बैकवर्डनेस, जो अभी जर्नेल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता में अभी 2018 में सोशल बैकवर्डनेस का कंसेप्ट उसमें हटा दिया गया है, 50% की सीलिंग का कंसेप्ट भी उन्होंने रखा। तो ये जो एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी उन्होंने रखा। अगर ये सब क्राइटेरिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रमोशन देने के लिए लगाए जा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है इसमें भी वो क्राइटेरिया लगेंगे, और उसके तहत अगर देखा जाएगा उनका डाटा क्या है, तो इनके पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि कोई स्टडी उसके ऊपर कंडक्ट नहीं हुई। और एफिशिएंसी का जहां तक सवाल है, एफिशिएंसी को जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एफिशिएंसी के लिए 2011-12 में एक स्टडी हुई, उसमें ये माना गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने से, रिजर्वेशन प्रमोशन देने से उन सेक्टर्स में एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब वो एक होमोजेनियस ग्रुप के तहत वर्कर्स काम करते हैं तो ऐसी जो दशा में उनका जो है परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। तो ये सब क्राइटेरिया होने के बावजूद वो SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन इफेक्टिवली लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है, ये मुझे नहीं लगता इसको सरकार लागू कर पाएगी। हालांकि
ये एक जल्दी में उन्होंने जो स्टेप लिया, उस स्टेप की वजह से इसके ऊपर उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, इसके ऊपर कोई किसी तरह की पब्लिक डिस्कशन भी नहीं हुई, और पार्लियामेंट में भी इसको केवल स्पीडी तरीके से ही पास कर लिया गया। क्योंकि जैसे मैं ऐसा समझता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो अमेंडमेंट होते हैं वो भी इसी तरह पास करते हैं, तो वो अमेंडमेंट भी ऐसे पास नहीं होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि आज शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो 1950 में शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करता था, आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, और जो बड़ी पोजीशंस में लोग हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जैसे राष्ट्रपति का मैंने उदाहरण दिया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, अपने मुख्यमंत्री होते वो एक मंदिर में जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध और कुछ गंगा जल, उसको वो मिला के तब वो उसका प्यूरिफाई करते। आप गाय का गोबर यहाँ डाल दो, गाय का मूत्र यहाँ रख दो, यहाँ बदबू हो जाएगी, तो प्यूरिफिकेशन कैसे हो सकता है उससे? तो ये केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को या बैकवर्ड क्लास के लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही इस तरह के प्यूरिफिकेशन का प्रावधान है, और कोई इससे प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए जो सामाजिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र में जब तक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण के बारे में सोचना मैं समझता हूँ एक भूल होगी, और ये भूल जल्दी ही कोर्ट इसको मानेगा कि इसको हम जो है उसको कोर्ट इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इसके जो भी प्रारूप हम देखेंगे तो इकोनॉमिक आधार पे जो लोग लेना चाहते हैं वो बेसिकली ऐसा, हम लोगों ने जैसे यहाँ चर्चा करते हैं कोर्ट में वकीलों के साथ, तो मुझे अभी 2 दिन में कोई एक भी वकील ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि ये अच्छा डिसीजन है। उन्होंने, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जिनके फायदे के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है वो लोग भी जो है इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप वकीलों की देखें तो मैं समझता हूं इस क्लासिफिकेशन में कम से कम भी 80 to 90% एडवोकेट भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक विचित्र चीज है, हाईएस्ट कोर्ट में आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी इतना पैसा नहीं कमा रहा है जो इन्होंने सीलिंग रखी है। तो आप ये देखिए कि आप कोई भी मतलब क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो वो ऐसी रीजनेबल होनी चाहिए जिससे ये लगे कि आप उनको उनका फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर वो ऑलरेडी 70% रिप्रेजेंटेड है पब्लिक सर्विसेज में, तो उनको और 10% रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज की जो पोजीशंस है वो नहीं भरी जाएंगी, और वो नहीं भरी जाएंगी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और डिप्राइवेशन होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक वाइज स्टेप नहीं है गवर्नमेंट का, और इसको एनेक्ट नहीं करना चाहिए था। हम सर ये जानना चाहते कि इसके पीछे बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लीडर हैं, सांसद हैं, वो सब लोग इसको समर्थन, उनमें से मैक्सिमम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे आप जो चर्चा कर रहे हैं, जो डोमिनेंट पार्टी है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की, जो तमिलनाडु वाली पार्टियों को छोड़ के यूपी वाली दोनों पार्टियां हैं, और आपका बिहार में आरजेडी ने भी इसको अपोज किया है। तो जो बाकी पार्टी समर्थन कर रही है वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो ये जो अपर कास्ट है यही उनको वोट देता है, और बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट को वो मूर्ख बना सकते हैं। तो इस वजह से वो ऐसा समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो ग्राउंड रियलिटी के टोटली विपरीत काम कर रहे हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के साथ बहुत बड़े पैमाने पे डिस्क्रिमिनेशन हर फील्ड में है, और वो इतना ज़्यादा है। जैसे एजुकेशन में हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 10-15% बच्चा तो आज सुसाइड करके मर रहा है, लेकिन क्योंकि ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इनके ऊपर केसेज हैं, केसेज से बचने के लिए इनको डर लगता है, तो इसलिए ये अपर कास्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको जो है गुड ह्यूमर में रखने के लिए इस तरह का विचार रखते हैं। और मैं इनका खंडन करता हूं कि इनको ग्राउंड रियलिटी पे बात करना चाहिए, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेसिस पे सोचना चाहिए। क्योंकि आर्थिक आधार पे
अगर मान लिया जाए जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा हो गया, ऐसा सुनने में आता है, तो अगर वो भी पब्लिक में जाएंगे तो उनको भी उसी कास्ट का समझा जाएगा जिस कास्ट के जो गरीब आदमी है उसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट उसके साथ होगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार है वो सामाजिक है, ना कि आर्थिक है। इसलिए ये जो लोग इस तरह की जो विचार कर रहे हैं, जैसे मायावती जी ने कहा कि 15% होना चाहिए ये आरक्षण, और जो मंडल का डाटा मैं बात कर रहा हूँ उसमें 12% ही है। तो जब उनकी पॉपुलेशन 12% है तो 15% तो ये आप दे रहे हैं। फिर 50% जो वैकेंसीज है, जब से ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन आई है तो जनरल वैकेंसी में तो किसी और का कंसिडरेशन होता नहीं है। जैसे बैकवर्ड क्लासेज है उसका 52% तो मंडल कमीशन मानता है रिप्रेजेंटेशन, वो पॉपुलेशन है। 52% की जगह 27 आपने दिया, 25% नहीं दिया। तो जो उनका क्रीमी लेयर आपने निकाला था उसको जनरल में मिलना चाहिए, लेकिन उसको जनरल में नहीं मिलता। अब हम कैट में कई बार बैठे होते हैं तो जैसे 10 केस हैं तो 3-4 केस ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड क्लासेज के जो लड़के ऑफिसर या सर्विसेज में रिक्रूट होते हैं उनको क्रीमी लेयर की वजह से बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो वो जो बैकवर्ड क्लास के लोग जो है वो दिन रात ऐसा सफर कर रहे हैं जब से प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो उनकी सोच है ये एक बहुत ही विचित्र तरह की सोच है, जिसमें जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कोई ये मेल नहीं खाती है, और इस तरह की सोच नहीं चल सकती। और मोदी जी जो है ये अपना फेज आउट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इसलिए वो विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो मुहावरा है वो इनके ऊपर सूट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने के बावजूद भी उनको कोई पॉलिटिकल पावर दोबारा मिलने वाली नहीं है। और जो ये मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये अलायंस करे या जो भी करे, इनको भी लोग समर्थन देने वाले नहीं है। लोग जो है नए जो पार्टियां हैं, नए जो डिस्पेंसेशन है, जो सामाजिक विचारधारा के साथ खड़े हैं, उनके साथ मुझे लगता है खड़े होंगे। और इसी के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो समाज है वो अपने आप ही इनको दर्पण दिखाएगा, इनको शीशा दिखाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं। और ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें जो आने वाला जो चुनाव है वो एक बहुत चमत्कार वाला चुनाव होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कितना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ये लोग किसी भी चीज़ पे उनके साथ खड़े नहीं हुए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है सामाजिक सिस्टम में बदलाव आने वाला है। और ये राजनीतिक जो चुनाव 2019 में होगा, इसमें बहुत ही अलग तरह का रिजल्ट आएगा, जिसमें नई पार्टियां जो हैं उनको जो सामाजिक मापदंड पे खड़ी होंगी उनको ही लोग समर्थन देंगे। और इसके तहत मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट है इसको कोर्ट भी स्ट्रक डाउन करेगा। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान। उन्होंने बताया है हमको बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से ये हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, और हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लीडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन इसका आने वाला जो रिज़ल्ट है वो लोगों के सामने आने ही वाला है, और जल्द ही हम इस तरह पर के जो मुद्दे हैं वो आपके सामने चर्चा में लाते रहेंगे। मैं ललित कुमार, दिल्ली से MNT न्यूज़ नेटवर्क के साथ।